अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन इनफिनाइट प्रोडक्ट्स। एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर अ थियरम कॉल्ड ब्लास्कीज थियरम, जो कि आपके कोर्स में है। एंड दिस थियरम एक्चुअली डील्स विद द कन्वर्जेंस ऑफ द इनफिनाइट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ a non-zero analytic function whose domain of analyticity is the open unit disk। इस थियरम को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये देखें व्हाट आर दीज इनफिनाइट प्रोडक्ट्स। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस इनफिनाइट प्रोडक्ट्स, हम कुछ चीज़ें अपने जहन में रखेंगे कि हमने इस तरह की चीज़ इससे पहले भी करी है जब हमने इनफिनाइट सीरीज़ पढ़ी है। एक्चुअली इन इनफिनाइट सीरीज हम क्या करते हैं, वी यूज एडिशन ऑपरेशन इनफिनाइटली मेनी टाइम्स। रफली हम वही करते हैं इन लूज सेंस। अगर आप ज़्यादा रिग्रेस वर्डिंग यूज़ नहीं करेंगे देन इन लूज स्पीकिंग हम एक्चुअली क्या करते हैं, वी यूज एडिशन ऑपरेशन इनफिनाइटली मेनी टाइम्स। whereas in the case of infinite products we use a multiplication operation। तो ऑलमोस्ट हमने इस तरह की चीज़ इससे पहले करी है, तो यूजिंग दैट एक्सपीरियंस हम कुछ चीज़ें उससे डिराइव कर सकते हैं या कुछ चीज़ें उससे डिड्यूस कर सकते हैं while approaching these infinite products। अब जैसा कि आपको पता है कि उस इनफिनाइट सीरीज को डिफाइन करने के लिए एक लेस रिग्रेस तरीका ये है कि we define an infinite series as a sum of the terms of a sequence, and this sum is then defined in terms of the limit of the partial sums। इस तरह से हम इनफिनाइट सीरीज को डिफाइन करते हैं। ऑल्दो इसके लिए एक रिग्रेस तरीका भी है, लेकिन एक लेस रिग्रेस तरीके से अगर किया जाए तो वो ये है, वो डिफाइन इनफिनाइट सीरीज एज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। यहाँ भी फिलहाल हम वही करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम अ लेस रिग्रेस लेवल और उसके बाद हम एक रिग्रेस डेफिनेशन पर जाएंगे रिगार्डिंग दीज इनफिनाइट प्रोडक्ट्स और द कन्वर्जेंस ऑफ दीज इनफिनाइट प्रोडक्ट्स। जब मैं कहता हूँ कन्वर्जेंस ऑफ इनफिनाइट प्रोडक्ट्स, कन्वर्जेंस एक्चुअली मीन्स वेदर इट इज पॉसिबल to associate a value with the infinite product। उसी चीज को हम कहते हैं convergent। If it is possible to associate a meaningful value to the infinite product, we say the infinite product is convergent। Actually, the main idea behind the concept of convergence is this: whether it is possible to associate a meaningful numerical value or not। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिया है A1 A2 so on। These are actually a sequence of complex numbers। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए लिया बिकॉज वी आर इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एनालिसिस, तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही सफिशिएंट है। और फिर इसके बाद मैंने कहा कि दिस सिंबल इज कॉल्ड द इनफिनाइट प्रोडक्ट। मैंने यहाँ इसके लिए वर्ड यूज किया है सिंबल, बिकॉज अभी तक मैंने कोई मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल वैल्यू इसके साथ एसोसिएट नहीं किया। अब अगर हम जो हमारा एक्सपीरियंस है विद इनफिनाइट सीरीज, अगर हम उस पर जाएंगे, हमें पता है हाउ वी डिफाइन एन इनफिनाइट सीरीज। सपोज इफ यू आर गिवन एन इनफिनाइट सीरीज दिस सिग्मा के रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी के, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? वो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द सम फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी वी टेक सम फ्रॉम 1 to n and then let this n go to infinity। This is how we define the infinite series। And usually what we do, we call this sum, that means the sum of first n terms in the series, as we denote this sum by Sn, S for sum and n for the number of terms in the sum, and call this the nth partial sum। nth partial sum, because ये पूरा sum नहीं है, this is just the partial sum। आपको यहाँ फिर एक टेम्पटेशन है या एक टेंडेंसी कहिए, वो ये है कि फिर यहाँ वन माइट थिंक दैट हम फिर इस इनफिनाइट प्रोडक्ट को भी फिर हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप इनफिनाइट सीरीज को ऐसे डिफाइन करते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि हम फिर इनफिनाइट सीरीज को भी फिर क्या हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? मतलब ये कि वेदर इट इज पॉसिबल टू डिफाइन एन इनफिनाइट प्रोडक्ट लाइक दिस प्रोडक्ट के रनिंग फ्रॉम 1 to infinity BK, sorry, AK, is it possible to define this like this? Limit n going to infinity, product k running from 1 to n, AK। We are taking the product from 1 to n, then letting this n go to infinity। तो ये क्वेश्चन है यहाँ की, is it right to define this infinite product like this?
बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर आप इस तरह से डिफाइन करेंगे इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स को, सीरीज के साथ तो चलता है, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं होता है, लेकिन इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स में अगर आप इस तरह से डिफाइन करेंगे यू एंड अप विद सम प्रॉब्लम्स। सो मैं यहाँ लिखूंगा दिस इज एक्चुअली अ डिफेक्टिव डेफिनेशन। अगर आप इस तरह से डिफाइन करेंगे दिस विल बी अ डिफेक्टिव डेफिनेशन, डिफेक्टिव डेफिनेशन। और अब इसमें जो डिफेक्ट्स है उनको समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे यहाँ एग्जांपल 1। एग्जाम्पल 1 में जो इनफिनाइट प्रोडक्ट है, अगर आप इसको देखेंगे इट इज के रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी के माइनस 1। अगर आप इसको खोल के लिखेंगे इट विल बी दिस 0 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 देन सो ऑन। अब अगर आप इसके पार्शियल प्रोडक्ट्स लेंगे, जैसे हम पार्शियल सम्स लेते हैं, अगर आप पार्शियल प्रोडक्ट्स लेंगे सपोज P2, it will be product of first two factors which will be 0 times 1. अगर आप P3 लेंगे it will be 0 times 1 times 2। और अगर आप इसको देख सकते हैं यहाँ एक पैटर्न बन रहा है कि every Pn starts with 0, so therefore Pn must be 0। जिस तरह से P2 0 है, P3 0 है, in general every Pn will be 0। this will be true for all n, and this then means that the limit of these Pn's n going to infinity, Pn is equal to 0। or but what is Pn? It is the product of first n factors, that means limit n going to infinity। Pn की जगह हम ये लिखेंगे k running from 1 to n, फर्स्ट जो इसके n पहले ये है, तो बिकॉज यहाँ जो टर्म्स है दे आर k-1, सो ak is k-1। मैं यहाँ से फिर अगर आप डिफेक्टिव डेफिनेशन जो इससे पहले मैंने जिसको डिफेक्टिव डेफिनेशन का टैग दिया था, अगर आप उससे देखेंगे देन दिस कम्स आउट टू बी 0। डिफेक्टिव डेफिनेशन से अगर हम देखेंगे दिस कम्स आउट टू बी 0, दैट मीन्स यहाँ पर एक वैल्यू निकल रहा है इसका। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे, इफ यू ड्रॉप द फर्स्ट फैक्टर, मतलब अगर आप ये जो फर्स्ट फैक्टर है यहाँ 0, अगर आप इसको ड्रॉप करेंगे, इफ यू रिमूव दिस, देन द इनफिनिट प्रोडक्ट रिड्यूसेस टू दिस 1 times 2 times 3 times 4 then so on। और अगर आप इसका पार्शियल प्रोडक्ट लेंगे सपोज Pn, it will be n factorial, it will be n factorial, and we know that this n factorial goes to infinity as n goes to infinity। so therefore it means removing one term from the infinite product। अगर आप इस तरह से लेंगे डेफिनेशन इनफिनिट प्रोडक्ट की, तो पहले ये कन्वर्जेंट आ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने इसमें एक टर्म रिमूव कर दी, ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, बिकॉज Pn goes to infinity means actually the product। लग रहा है ना कि एज इफ द प्रोडक्ट goes to infinity, सो इट मीन्स कि एक टर्म रिमूव करने से ये डाइवर्जन बन जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट डिजायरेबल, बिकॉज जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस रहा है विद इनफिनाइट सीरीज, वहाँ अगर आप एक दो टर्म्स ड्रॉप करता है सीरीज से, कन्वर्जेंस चेंज नहीं होती है। अगर कन्वर्जेंट है कन्वर्जेंट ही रहती है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में चेंज नहीं होगी। लेकिन वायरस यहाँ ऐसा इसके अगेंस्ट हो रहा है, पहले ये कन्वर्जेंट थी लेकिन जैसे ही आपने टर्म ड्रॉप कर दी ये डाइवर्जेंट बन रही है। हम ऐसा नहीं चाहते। ये एक्चुअली ये इसी वजह से हुआ कि बिकॉज हमारी डेफिनेशन है उसमें डिफेक्ट है। तो ये एक इलस्ट्रेशन थी ऑफ द डिफेक्ट इन आवर डेफिनेशन। दूसरी इलस्ट्रेशन मैंने इसमें एग्जांपल 2 में कैप्चर करने की कोशिश करी है। अगर आप यहाँ देखेंगे इनफिनिट प्रोडक्ट इट इज k रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी k/k+1, और यहाँ जो पार्शियल प्रोडक्ट्स आपको मिल रहा है Pn which will be this, वो सिंप्लीफाई होके इसमें ये आएगा फिर 1/n+1 एंड दिस गोज टू 0 एज n गोज टू इन्फिनिटी। सो अगर आप डिफेक्टिव डेफिनेशन से जाएंगे, इट मीन्स देन डिफेक्टिव डेफिनेशन वो आपको फोर्स करेगी टू एक्सेप्ट दैट दिस इनफिनिट प्रोडक्ट इज 0। मगर यहाँ एक क्वेश्चन है, इज कैन दिस बी 0, इज इट मतलब मीनिंगफुल टू से दिस इज 0। अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी फैक्टर अगर आप देखेंगे इस इनफिनिट प्रोडक्ट में, एवरी फैक्टर इज नॉन जीरो, तो कहना कि देन देयर इनफिनिट प्रोडक्ट इज 0 ये पहले ही ऑकवर्ड लगता है, बिकॉज अगर हर कोई फैक्टर नॉन जीरो है तो फिर प्रोडक्ट कैसे 0 हो सकता है। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज ये है, अगर आप nth फैक्टर को देखेंगे, यहाँ देखिए फर्स्ट फैक्टर इज 1/1+1, सेकंड फैक्टर इज 2/2+1, सिमिलरली इन जनरल nth फैक्टर इज n/n+1 व्हिच इज दिस, यहाँ नीचे जो है n/n+1। और अगर आप इसको देखेंगे एज n गोज टू इन्फिनिटी दिस अप्रोच 1 एज n गोज टू इन्फिनिटी, मीन्स जो इस प्रोडक्ट में जो फैक्टर्स है
दे आर मूविंग टुवर्ड्स 1, और फिर आप कह रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट 0 है। हाउ इज इट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है? अगर नंबर्स 1 की ओर जा रहा है, फिर उन +1 की ओर अगर जा रहा है, बिकॉज ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो अगर नंबर्स 1 की ओर जा रहा है तो फिर ये प्रोडक्ट कैसे इनका 0 हो सकता है? So this again indicates that there are some defects with our definition. अब इन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए हमने इसमें एक मॉडिफाइड डेफिनेशन लिया, वो ये है। मैंने यहाँ वही लिखा है, these force us to adopt more restrictive या modified definition। अब ये जो modified definition है, इसमें आप देखिए क्या क्या आता है। हम कहते हैं infinite product is said to be convergent, means it is possible to associate a numerical value with the infinite product if कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन है ये, एट मोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 0, मतलब इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ 0 फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, पार्शियल प्रोडक्ट्स obtained आफ्टर रिमूविंग द 0 फैक्टर्स, मतलब जब आपको पार्शियल प्रोडक्ट्स लेने हैं तो सबसे पहले आपको 0 फैक्टर्स रिमूव करना है, और फिर उन पार्शियल प्रोडक्ट्स में क्या होना चाहिए, दे शुड अप्रोच अ लिमिट। partial products obtained after removing the 0 factors, if any, अगर कोई 0 factor होगा उसको पहले रिमूव करिए, और फिर उनमें क्या होना चाहिए, उन partial products में they should approach a limit, और वो लिमिट क्या होनी चाहिए, it should be non zero। अगर ये दो चीजें आ रही है, if the partial products approach a limit, a non-zero limit, or अगर there are only a finite number of 0 factors, then we say the infinite product is convergent। अब हम एक एग्जांपल यहाँ लेंगे। अगर आप इस इनफिनिट प्रोडक्ट को कंसिडर करेंगे, 1 टाइम्स 0 टाइम्स 1 टाइम्स 0 टाइम्स 1 टाइम्स 0 देन सो ऑन, अगर आप इसे देखेंगे, इसमें इनफिनाइटली मेनी 0 फैक्टर्स है, सो देयरफॉर इट कैन नॉट बी कन्वर्जेंट, सो देयरफॉर इट इज डाइवर्जेंट। अगर आप ये एग्जांपल लेंगे, 1 टाइम्स 1/2 टाइम्स 2/3 टाइम्स 3/4 टाइम्स 4/5 देन सो ऑन, अगर आप इस तरह से लेंगे, इसमें जो पार्शियल प्रोडक्ट्स है, अगर आप Pn कंप्यूट करेंगे, यू कैन इजीली सी दैट Pn इज 1/n एंड दिस गोज टू 0 एज n गोज टू इंफिनिटी। अब इसमें अगर आप देखेंगे, पहली कंडीशन जो है कन्वर्जेंस की, वो तो हो रही है बिकॉज देयर आर नो 0 फैक्टर्स। पहली कंडीशन में कि देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ 0 फैक्टर्स, इसमें कोई नहीं है तो दैट मींस देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ 0 फैक्टर्स। और लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वहां प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर आप देखेंगे जो पार्शियल प्रोडक्ट है, ये इट कम्स आउट टू बी 1/n एंड दिस गोज टू 0, इट अप्रोचेस अ लिमिट बट द लिमिट इज नॉट नॉन जीरो, whereas in the case of convergence we require the limit to be non zero, so therefore यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। so again this is divergent। अब जो इससे पहले हमने देखा था ना, वो जो एग्जाम्पल, जहाँ एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, जहाँ हमें लग रहा था कि हम उन दो एग्जाम्पल्स पर आते, देखते हैं कि उनको क्या होता है। अगर आप एग्जाम्पल 1 को देखेंगे, मैं पहले ये रिमूव कर देता हूँ, इसमें जो मैंने ये एक्स्ट्रा चीजें इसमें लिखी थी। अब अगर आप यहाँ जो पहली एग्जाम्पल है हमारी, अगर आप इसको देखेंगे, इसमें कितने 0 फैक्टर्स हैं, इसमें एक ही 0 फैक्टर है। सो देयरफॉर पहली कंडीशन तो आ रही है कन्वर्जेंस की, लेकिन अगर आप जब इनको पार्शियल प्रोडक्ट्स को अगर आप देखेंगे, पार्शियल प्रोडक्ट्स को कैसे आपको कंप्यूट करना है, आपकी सीरीज सॉरी आपका जो इनफिनिट प्रोडक्ट है वो ये है, 0 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 देन सो ऑन। अगर आप देखेंगे पहले नंबर ऑफ 0 फैक्टर्स वो एक ही है, सो पहली कंडीशन तो हो रही है, लेकिन जब आप पार्शियल प्रोडक्ट्स पर आएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 0 फैक्टर्स को रिमूव करना है। जब आप 0 फैक्टर्स को रिमूव करेंगे, फॉर कंप्यूटिंग पार्शियल प्रोडक्ट्स वी हैव टू रिमूव द 0 फैक्टर्स। अब इसमें एक 0 फैक्टर यहाँ पर है तो ये रिमूव हो जाएगा, तो जो नई प्रोडक्ट है वो ये होगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 देन सो ऑन। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसको, अगर इसका पार्शियल प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे, इट विल बी n factorial and this goes to infinity as n goes to infinity। so इसमें जो लिमिट है वो infinity की ओर जा रही है, so this is divergent because limit is not finite, so this is, so means जो original
इससे पहले हमने जब डिफेक्टिव डेफिनेशन से देखा था इसको, वहाँ एक कन्वर्जेंट आई थी, लेकिन जो मॉडिफाइड डेफिनेशन है और जो एक्चुअल डेफिनेशन है कन्वर्जेंस की, उस हिसाब से ये डाइवर्जेंट है। और फिर अगर आप इस टर्म को आप ड्रॉप भी करेंगे, ये तब भी डाइवर्जेंट ही रहेगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि रिमूव टर्म्स करने से कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पर चेंज नहीं होगी। जो हमारी मॉडिफाइड डेफिनेशन है, अंडर दैट डेफिनेशन रिमूवल ऑफ टर्म्स और एडिशन ऑफ factors not terms, addition or removal of the factors doesn't alter the convergence or divergence of an infinite product. This is possible under the modified definition, not under the defective definition. दूसरा जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट था हमारा, उसमें कोई जीरो फैक्टर नहीं था जैसे हमने देखा, लेकिन इसमें जो लिमिट थी वो जीरो आ रही थी, तो ये भी डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट नहीं है। ये जो दूसरा है इसमें भी डाइवर्जेंट, बिकॉज इट्स सेकंड कंडीशन जो है कन्वर्जेंस की, द लिमिट शुड बी नॉन जीरो, यहाँ वायरस इन दिस केस लिमिट इज जीरो, सो देयरफॉर दिस इज आल्सो डाइवर्जेंट। इसीलिए डाइवर्जेंट इसलिए बिकॉज अगर आप इसको जीरो वैल्यू एसोसिएट करेंगे, दैट वोंट बी अ मीनिंगफुल वैल्यू। मैंने आपको कहा व्हाई दैट वोंट बी अ मीनिंगफुल वैल्यू, बिकॉज एक तो नंबर सारे पॉजिटिव है और ये सारे नंबर्स वन को अप्रोच हो रहे हैं, सो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर दीज नंबर्स टू बी जीरो इन द प्रोडक्ट, इसीलिए दिस इज आल्सो डाइवर्जेंट। ये जो मॉडिफाइड डेफिनेशन है, इसमें कोई आपको कोई डिफेक्ट या कोई कंट्रडिक्शन नहीं मिलेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स यूजिंग, एक्चुअली अब इसके बाद जो हमारी जो मेन थ्योरम है ब्लास्कीज थ्योरम, हमें वहाँ इसकी ये जो कन्वर्जेंस है इनफाइनाइट प्रोडक्ट की, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है हमें। तो आप इस चीज को देख लीजिएगा, ये आपके नोट्स में भी मैंने इनकॉर्पोरेट करी है ये चीजें, आप ये देख लीजिएगा। तो इसके बाद जो ब्लास्कीज थ्योरम है उसका जो प्रूफ है वो फिर स्मूथली होगा। चलिए, खुदा हाफिज।